कंगना रनौत के इंटरव्यू पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत वक्तव्य आया, दोपहर का, छोटा मोटा ने। उसमें उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक इससे असहमति, अनुमति भी नहीं, ये अधिकृत भी नहीं ऐसे बयान जारी करने के लिए। भाजपा इसको बिल्कुल खंडन करती है, इसकी निंदा करती है। अब इसके आगे क्या करने का, लाठी डंडा चलेगा? अरे वो खंडन ही होगा ना, कि फिर मैं बोलूंगा गुड्डू ला, राइफल ला, गाड़ी निकाल। ऐसा तो नहीं हो सकता ना समाज में। उन्होंने बोला, उन्होंने खंडन किया, उन्होंने हमसे लेना देना नहीं, ये कंगना के विचार से भाजपा सहमत नहीं। और एक जो बात थी ना, एक बात आती है कि पीडीए का मतलब सर्वसमावेशी, सारे जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला जो है, सबको अवसर मिले। यही ना है लड़ाई। राहुल जी भी यही कह रहे, अखिलेश जी भी यही कह रहे, तेजस्वी भी यही कह रहे। तो फिर ये सवाल तो होगा कि आपको 4 बार मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया, आपने चारों बार एक ही वर्ग का चुना। लालू जी के पास 3 बार अवसर आया मुख्यमंत्री चुनने का, और 1 बार अवसर आया एक मंत्री और डिप्टी सीएम चुनने का। उनने भी अपने यादवी चुने, अपने परिवार के, और वो भी अपने परिवार के, पड़ोसी के नहीं। तो फिर पीडीए के अंदर से ये बात नहीं उठेगी क्या अशोक भाई? ये तो मानने वाली बात है भाई। तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव ठीक है, लेकिन अशोक यादव क्यों नहीं? यही तो सवाल उठता है। लड़ाई यहां इसी की है। खैर, मैथिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी इनका जो प्यार उमड़ रहा था, मेरे को 4 लाइनें उसके ऊपर याद आ रही हैं। आप कहें तो मैं बोल दूं। ना बोल दो भैया, बस ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली ना हो जी। हाँ। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को खोदा तो कुछ खजाने निकले। शहर में जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, जब उसके तहखाने को टटोला तो वहां सांपों के ठिकाने निकले। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी, आपने भी बोला पीडीए पीडीए, भैया किस चीज का पीडीए? अभी इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पे बोल दिया, जिसके ऊपर 354 का केस रजिस्टर्ड था। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि छेड़छाड़ का मुद्दा रहा, रजिस्टर्ड था, और वो पॉलिटिकल एफिलेटेड था, ये भी सबको पता है। क्योंकि अब जिन्होंने आरोप लगाया वो कांग्रेस में जा रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इन्होंने ये कहा कि उन बच्चियों के संग, मैं ये मानता हूं कि अन्याय हुआ, तो भैया मुझे ये तो बता दो, मोहित खान आज भी तुम्हारा महानगर अध्यक्ष है। उस बच्ची का बलात्कार 6 महीने तक किया गया, 2.5 महीने का गर्भ है, दलित है वो। जिस दलित की तुम बात करते हो, उस बच्ची के लिए कुछ सोचा? तुम्हारा नवाब सिंह यादव ने बलात्कार किया दलित बच्ची का, उसके ऊपर तुम्हारे अखिलेश भैया ने कुछ बोला? शर्म आ रही है? अगर आ रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। काहे को इस प्रकार से यहाँ बैठते हो लाल गमछा लगा के, बच्चियों का बलात्कार करोगे और यहाँ बैठकर लाल गमछा डाल के बैठ जाओगे? मैथिली शर्म तुम करो। राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहन के यहाँ पे भाजपा की बात बोल रहे हो, शर्म तुम्हें नहीं आ रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। कितना बेशर्म आदमी हो तुम एकदम सबसे, हमें लगता है कि संसार के सबसे बेशर्म आदमी तुम ही हो भैया। सबसे बेशर्म आदमी तुम हो और सबसे बदतमीज आदमी भी तुम हो। बेशर्म भी हो, बदतमीज भी हो, दोनों हो तुम। बेशर्म भी हो और बदतमीज भी हो, 1 नंबर के दोनों हो। अगर कंपटीशन हो तो तुम टॉप करोगे, बेशर्मी में और बदतमीजी में, दोनों में तुम टॉप करोगे। बेशर्मी और बदतमीजी में तुम टॉप करोगे। बेशर्म तुम हो, बेशर्म तुम हो। राजनीतिक विश्लेषक का भूमिका में टैग लगवा के यहाँ पे भाजपा की चमचागिरी कर रहे हो यार। तुमसे बोलना मतलब जबान को गंदी करना भैया। तुमसे बोलना जबान को गंदी करना है। तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से बात करना जबान को गंदा करना है। तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से बात करना जबान को गंदा करना है। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से बात करना अपनी जबान को गंदा करना है। तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से बात करना, तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी से बात करना
अपनी जबान को गंदा करना है। और आज मुझे दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसा एक बदतमीज और बेशर्म आदमी मेरे अरे साथ भाई मिल गया। अशोक जी तो मैथिल जी बदतमीज आदमी रुकिए, से बात नहीं करना, नहीं, अपनी जबान को व्यक्तिगत गंदा करना नहीं, भैया। व्यक्तिगत नहीं, अमिताभ जी, ठीक अशोक भाई रुक जाइए, निवेदन है, व्यक्तिगत लड़ाई मत अमिताभ जी करिए। निवेदन है, इस जैसे बदतमीज आदमी के साथ कृपया मुझे मत बुलाया ये करिए। भाषा इस का जैसे संयम निहायत रखिए, बेशर्म भाषा का आदमी के सही, साथ भाषा का कृपया सही मुझे मत बुलाया करिए। भाषा और अशोक जी, निहायत ही अरे बदतमीज रुकिए आदमी भाई, है, दोनों लोग आखिरी आवाज रोक बदतमीज दीजिए, आदमी। दोनों। मौलाना साहब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मान लें तो भी फलों की टोकरी का ही उदाहरण ले लें क्या? अंगूर और संतरे आपस में मिलकर तो टोकरी नहीं बना सकते, नहीं। एक नारियल या अनानास या तरबूज बीच में खड़ा किया जाता है, तभी उसके चारों ओर फिर बंधते हैं फल। शाहबुद्दीन साहब, ऐसा लोक जीवन का उदाहरण इस संदर्भ में नहीं आया होगा, तभी बंधते हैं ना जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बगल में चीकू रख दे, बीच में चीकू रख दे और डलिया बंध जाए, नहीं ना जी। भारत की जनसंख्या का भी वही सच है, इसको मानने में समस्या है क्या? दूसरी बात मैं कहता हूं कि भारत, अगर हम योगी आदित्यनाथ के इस वक्तव्य को देखें तो इसको हम विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर जब जब आक्रमण किया तो उस वक्त भारत में जितने भी प्रकार के धर्म और जातियां, जितने भी भारतीय थे, सब में एकता नहीं रही। उसी का नतीजा हुआ इलजी खिलजी बिलजी मिलजी सब आ गए क्या, और उसी का हुआ कि ये विक्टोरिया के बाल बच्चे आ गए। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई एक रहो नहीं तो कट जाओगे, तो अतीत का इतिहास ही तो बता रहे हैं। और भविष्य के लिए जब भी हम कोई हिदायत देते हैं तो अतीत के उदाहरणों से हिदायत निकलती है। मौलाना साहब जी, देखिए, इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए और सबक ले करके हमें अपने अंदर यानी सुधार और एक अच्छा मंसूबा प्लानिंग की जा सकती है, और लोग करते भी हैं। जो अच्छे लोग हैं वो इस बात को करते हैं। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही है तो उसका पस मंजर जो है वो कोई गलत पस मंजर नहीं है। वो उसका पस मंजर जो है वो बहुत पॉजिटिव नजरिए के साथ में देखने की जरूरत है। अब अगर कोई आज की तारीख में हिंदुस्तान पर कोई हमलावर होता है और यहाँ पर कोई अपने आलायकार के तौर पर, सियासी तौर पर या मजहबी तौर पर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो बहुत सारी विदेशी ताकतें हैं, ये एजेंसियां हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर पहले भी कोशिश करती रही हैं, इस्तेमाल करती रही हैं, और आज भी कोशिश करती हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। मगर पहले लोग इस्तेमाल हो जाते थे, मगर आज वो इस्तेमाल जो नहीं हो पाते हैं उसकी वजह ये है कि लोगों के अंदर बेदारी आई है, समझ आई है, उन्होंने इतिहास से सबक हासिल किया है, इसलिए बाहर की ताकतों से होशियार रहते हैं। इसी बात को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और कोई बात उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बुरा मानने वाली हो, या किसी के ऊपर कमेंट किया हो, या किसी के ऊपर क्रिटिसाइज या तनकीद किया हो। उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने इतिहास के पन्नों को दोहराया है और दिखाने की कोशिश की है, और यह भी बताया कि बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं, ये हालात ये हो रहे हैं। और अगरचे बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी संबंध है। और अच्छी बात मोहम्मद यूनुस की है जो भारत के प्रधानमंत्री बने, कि वो गए, सबसे पहले मंदिर में गए, हिंदुओं से मिले, और उन्होंने कहा कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही चीजें हैं रवादारी की, और यही चीजें इंसानियत की। ठीक मौलाना साहब। प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी आपने जो स्पष्टीकरण दिए 4 विवादित मसलों पर, केसों पर, वो करे ना हम इसके बाद भी पंचों गिराए शर्मा थे लेकिन खटोला वहीं बिछेगा। वो कह रहे हम ये मुद्दे छोड़ेंगे नहीं, ये मुद्दे लगातार जारी रखेंगे। देखिए, ये तो डिठाई है। अब ये उस पे आ गए कि भाई ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ब्रजभूषण पे जो चार्ज लगा था 354 का था, 354 में 3 साल की सजा है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अरनेश कुमार और अन्य कई सारे जजमेंट में कि ऐसे अपराध जिनमें 7 साल या उससे कम की सजा हो, उसमें पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना मैंडेटरी नहीं है, अगर वो पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जब नोटिस दिया गया, वो उनके पुलिस के सामने पेश हुए, कई घंटे उनकी पेशी हुई,
उसके बाद जाके उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब कोर्ट ने उनको बेल दे दी, तो हमारी क्या गलती भाई? आपके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, कांग्रेस के पास भी वही सिंघवी जैसे और बड़े बड़े वकील हैं, आप उनकी बेल के केस गए होते हैं हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट गए होते, सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसी धारा जिसमें 7 साल से कम की सजा हो, पुलिस को अरेस्ट नहीं करना है, 41 से सीआरपीसी का नोटिस देना है, आप जांच में सहयोग करिए। अगर जांच में सहयोग नहीं किए होते, गिरफ्तार किए होते, भाई यहाँ कोई कंगारू कोर्ट थोड़ा चल रही है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कर रहे हैं। आप थोड़ा किसी को आरोप लगा दीजिए छेड़खानी, उसको जेल के अंदर डाल दीजिए, सब थोड़ा देश में संविधान का राज चला। अभी लोग संविधान चलते हैं, देखिए अशोक जी, संविधान लेने उसको लेने काम नहीं चलता, उसको पढ़ना भी पड़ता है। और दूसरी बात, हम किसी आरोपी को हमने कभी टिकट नहीं दिया अगर उस पर आरोप लगा। आपने तो गायत्री प्रजापति जेल में थे ना, उस 17 का चुनाव तो जेल से लड़े थे, उनको टिकट दिया ना, 2022 उनकी पत्नी को दिया हमने। आप सेंगर का लेते हैं, हमने क्या सेंगर जो डिस्क्वालीफाई हुए, क्या हमने उनको टिकट दिया कि उनके परिवार का इलेक्शन हुआ? हमने नहीं दिया। उसके बाद 2022 के बीच उनकी पार्टी कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं है, आपके तो गायत्री प्रजापति से विधायक हैं, तो ये चीजें डिफरेंस है। दूसरी बात, आप हर विषय में आप सजाती कहने लगते हैं कि भाई योगी जी के सजाती हैं। भाई योगी जी की सजाती तो डिंपल रावत जी भी हैं, और आदित्य यादव जी की पत्नी ठाकुर हैं, राज परिवार से। वो राजनीति में नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। डिंपल यादव जी राजनीति में, इसलिए उनका नाम लूंगा, उनका जवाबदेही भी बनेगी। आप ये चारों लोगों का नाम लेते हैं क्योंकि ये खुल के बोला, क्योंकि ये चाहे चिन्मयानंद हो या हाथरस वाली घटना हो या ब्रजभूषण हो, ये सेंगर हो, ये चारों ठाकुर है, इसलिए आप पूरी समाजवादी पार्टी ये चारों की बात करती है। मैं कहता हूँ कि शायद वो डिंपल रावत जी के सजाती हैं, इसलिए हो सकता है बचाओ, ये भी तो आप कह सकते हो ना। तो इस लेवल पे आप जाएंगे तो उंगली आपके ऊपर पड़ेगी। आपको ठाकुरों से नफरत है, शादी करोगे तो ठाकुरों में करोगे, तब आपको यादव नहीं मिलती भाई। इस लेवल पे आप निकलोगे ना भाई। शादी करनी थी अखिलेश यादव जी को तो डिंपल रावत मिली, वो भी मिली, आदित्य यादव जी की पत्नी, और दूसरे उनके हाफ ब्रदर है अखिलेश यादव, उनकी पत्नी भी ठाकुर है, और भी हो सकता है आपके परिवार में ठाकुरों में शादी की हो। तो इस लेवल पे मत उतरिए कि भाई अपराधी को आप जाति से करने दीजिए, कि जो अपराधी जाति का है ठाकुर है तो उसको आप मुख्यमंत्री से जोड़ दीजिए। प्रशांत जी, अब इस तरह कोई अगर यादव बढ़ेगा तो आपका उसको अखिलेश यादव जोड़ देंगे। इस लेवल पे मत उतरिए, नहीं तो उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। अशोक जी, छोटा सा उत्तर लूंगा आपसे। प्रशांत जी कह रहे हैं कि क्या आपको ठाकुरों से चिढ़ है कोई? छोटा सा उत्तर, समय कम है। देखिए प्रशांत जी, चूंकि वकील थे, मुझे लगा कि इनका मानसिक स्तर थोड़ा ठीक होगा, लेकिन इनका भी मानसिक स्तर वही है, मतलब भाजपा टाइप का ही है। आप देखिए, समाजवाद में कहीं कोई जातिवाद का स्थान नहीं है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है, हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा की भी बात होती है, हमारे यहाँ लोहिया जी की भी बात होती है, जातिगत कोई बात नहीं होती है। रह गई बात, आप ठाकुर कई बार बोले। आप ये बताइए, योगी जी का पहला टर्म, अमिताभ जी आपको याद होगा, ओपी सिंह डीजीपी हुआ करते थे, ओपी सिंह जी, उनको डीजीपी बनाने के लिए 15 दिन डीजीपी कुर्सी खाली रखी गई। कौन सा उनके जो है सुरखाब के पर लगे हुए थे भैया? क्यों लगे हुए थे? आज आप बताइए, एक जाति विशेष के माफियाओं के ऊपर क्या बुलडोजर एक्शन हो रहा है? कितने नाम मैं गिनाऊं? सुल्तानपुर में चले गए, देखिए सिंह के घर पे जिसने डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ड्रिल करके मारा, बुलडोजर चला उसके यहाँ। आप ये बताइए, ब्रजेश सिंह बनारस का वो साधु संत क्या आराम से उसकी जमानत हो जाती है? अमिताभ जी, जमानत कैसे होती है उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में? जमानतें कैसे होती है? आप वकील हैं, आप ये बताइए जमानतें कैसे होती है? जब एजेंसियां जमानत का रास्ता बनाती है वकील साहब, तभी जमानत होती है। और अपने लोगों के लिए एजेंसियां जमानत का रास्ता बना लेती है, विपक्ष के नेताओं के लिए जमानत का रास्ता बंद कर देती है, तो कोर्ट मजबूर हो जाती है जमानत देने के लिए, और वहां पे कोर्ट मजबूर हो जाती है जमानत न देने के लिए। आप क्या बात, आप वकील हैं, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि वो एजेंसियों की कितनी बड़ी भूमिका होती है जमानत देने में, न देने में। आपको बताना चाहिए कि हमारी एजेंसियां हमारे हिसाब से हमारे लोगों को जमानत दिलवा देती हैं, कोर्ट में रास्ता बना देती है, कोर्ट को मजबूरी में जमानत देना पड़ता है। विपक्ष के नेताओं के लिए जमानत का रास्ता एजेंसियां जो है ऐसा कर देती है कि जमानत न दे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। आप वकील हैं। दूसरी बात, आपने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कितने नेताओं ने, आप बताइए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं ने अपने घर की बच्चियों की शादी मुसलमानों से की है? बताइए आप ठाकुर में चले गए। आप अगर दोनों मित्रों को दोनों मित्रों को रोकूंगा, अशोक जी को भी, प्रशांत जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आगे बात, अशोक जी, ये सवाल ठीक नहीं कि कितनों ने मुसलमान के साथ शादी की। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अरे रुको दादा, आपसे ज्यादा तो वो मुसलमान का झंडा कोई नहीं लिए। रुक जाओ अशोक भाई, रुक जाओ, कोई नहीं लिए भारत में। ओवैसी भी आप मुलायम सिंह जी के बाद आते हैं, हालांकि ओवैसी भी फुल टाइम
झंडा लिए हैं, लेकिन वो भी मुलायम सिंह जी के बाद आएंगे नंबर उनका। क्या आपने मुसलमान से शादी की किसी ने? नहीं ना। ये कौन सी बात हो गई यार? मुसलमान शादी की किसी ने? नहीं ना। बलराम यादव, दुर्गा यादव, पारसनाथ यादव, किसी ने मुसलमान शादी की क्या? नहीं ना। ये कौन सी बात हो गई? इस देश में हेमवती नंदन बहुगुणा मुसलमानों के भरोसेमंद नेता थे, तो ये जरूरी है कि वो अपनी बिटिया मुसलमानों में आए या लड़का भी आए? अर्जुन सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप थे, किसी ने मुसलमान से शादी नहीं की। ये शादी का फंडा कौन सा है भैया ना? और इस देश की तासीर की समझ लोग या तो रखते नहीं, या रखते हैं तो अपनी सुविधा से उसको डिलीट कर देते हैं। मौलाना साहब, बड़ी नई बात कहता हूं क्या? इस ढंग की बात कभी सार्वजनिक तौर पर मेरे ख्याल से शायद ही आई हो। इस देश में पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा काम हुआ मंडल। ठीक, किसने लागू किया? राज परिवार का व्यक्ति, मांडा रियासत का व्यक्ति ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठाकुर, बड़ा करके बोल रहा हूं, ठाकुर। यादव जी को सोचना चाहिए क्या? बलराम सिंह यादव, दर्शन सिंह यादव, लटूरी सिंह यादव ने नहीं लागू किया था मंडल, ना लालू यादव ने। ठीक, आप लोगों ने नहीं किया। IIM, IIT, हायर एजुकेशन के एक्सीलेंस वाले जो सेंटर्स हैं, इनमें पिछड़ों के बच्चों को रिजर्वेशन मिले। ये कानून किसने लाया? वो कोई सपाई भी नहीं था, कोई आरजेडी का भी नहीं था, वो कांग्रेसी था। वो तो कांग्रेस के वक्त खराब है कि उन्हें अपनी बातें याद नहीं, ये मुझे तो याद रहती हैं। वो थे ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह। क्या? कोई मौर्य नहीं, कोई यादव नहीं, कोई राजभर नहीं, कोई रायकवार नहीं, नहीं ना। क्यों? इस देश में ऐसा कब हुआ मित्र कि किसी जाति, किसी समूह की बात करने के लिए उस जात और समूह में रिश्तेदारी करें? बहुगुणा जी तो ब्राह्मण थे। मौलाना साहब बताइए, बहुगुणा बड़ा नेता थे कि नहीं मुसलमानों में? गजब बात है। उनके किसी बच्चे की शादी मुसलमान में नहीं हुई, न विजय बहुगुणा की हुई, न रीता जी की हुई, किसी की नहीं हुई। ये तर्क ठीक नहीं। और आप ही लोगों ने कहा कि भाई लालू जी के परिवार में, आपके परिवार में, किसी के परिवार में हुआ नहीं। और भाजपा के, मैं इस तर्क के पक्ष में नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा के कुछ बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं के यहाँ पत्नियां हिंदू परिवार से हैं, बेटियां। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, नाम लेना ठीक नहीं क्या? इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। मैं अब दूसरी बात कहता हूं कि योगी ने जो कुछ कहा उस पर हंगामा क्यों हो? क्या देश को एक नहीं होना चाहिए? हम मान लीजिए इकबाल चचा को भी मान लें, बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, चलो मान लिया। हालांकि मैं उनकी सब बात से सहमत नहीं, लेकिन चलो मान लेते। मौलाना साहब, तो भी गुलदस्ता में भी फूल दसियों तरह के होंगे, लेकिन नीचे एक लपेट फीता तो बांधना पड़ेगा ना। ये बिना फीता बांधे गुलदस्ता बन जाएगा? बट उस फीते की बात कर रहा हूं, वही एकता है। मैंने कब कहा गेंदा का गुलदस्ता बनेगा, गुलाब का बनेगा? नहीं, 100 फूल लगाइए, चंपा चमेली सब, लेकिन फिर कहीं यूं लपेट के मौलाना साहब बांधना तो पड़ेगा ना। फूल गांठ तो लगानी पड़ेगी। वो गांठ लगा दे तो आपको ऐतराज है, आप नाराज हो जाएंगे, आप पिछड़े अगड़े की बात करेंगे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करेंगे। और जब गुलदस्ता बनता है, बहुत लोग कहते गंगा जमुनी गुलदस्ता गुलदस्ता, आज गुलदस्ते पे मन आ गया कि कुछ कह दूं। मौलाना साहब, जो गुलदस्ता बनता है ना, यहाँ ये प्रशांत को
और मैथिल जी को पता होगा, खान मार्केट की तरफ जाओ तो कॉर्नर पर कई बड़े गुलदस्ते वाले हैं जिनके यहाँ बड़ा दिव्य किस्म का फूल रहता है। जब गुलदस्ता बनता है ना, अशोक जी सुन लीजिए, बड़ा ज्ञान की बात है, तो कैंची से उसकी ट्रिमिंग भी होती है क्या, ताकि उसका शेप एक सा रहे क्या। यही समाज के लिए जरूरी है। जंगल और उद्यान में अंतर होता है मित्र। देश जंगल नहीं हो सकता, देश उद्यान होना चाहिए, उद्यान होना चाहिए। जो लोग इसको जंगल बनाना चाहते हैं वो देश के साथ नहीं है, माफ करिएगा, कड़वी बात है, बड़ी बात है। और उद्यान होगा तो एक सलीका होगा, एक नियम होगा, एक व्यवस्था होगी और ट्रिमिंग भी होगी। अब ट्रिमिंग के चाहे जैसे अर्थ लगाते रहना आप लोग, उससे मुझे फर्क नहीं। मौलाना साहब गलत तो नहीं कहा? माली कैंची भी रखता है, पानी ही नहीं डालता, केवल खाद ही नहीं डालता, कैंची भी रखता है। कुछ बदमिजाज टहनियां दाएं बाएं हो जाती हैं जब, और लगता है ये पेड़ को सुखा देंगी, तो उनको काटना पड़ता है। नहीं, बदमिजाज टहनियों को काटना पड़ता है ना, तब पेड़ को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब दाएं बाएं नीचे वाली टहनियां पेड़ के ही को ही सुखाने का बंदोबस्त करने लगे तो वो काटी जाती है मित्र। इसमें कोई नई बात है क्या, बड़ी बात है क्या? और यही बात तो सब कह रहे। इसी देश ने देखा यादव जी कि खिलजी को चिट्ठी लेके हैं, कौन गया था? भारत के लोग गए थे कि भारत पे आक्रमण करवा के, ताऊ जी वही लोग गए थे ना, कि खिलजी भाई साहब आपको मेरी कसम आ जाओ, क्या हम आपको अपनी बहू बेटियां भी दे देंगे हैं, लेकिन आप यहां आके दमचौरा कर दो आके। यहां गए थे ना भारत के लोग। लक्ष्मीबाई के किले के दरवाजा किसने खोला था अंग्रेजों के लिए? अंग्रेज तो अंदर थे नहीं, किसने खोला था? यहीं के लोग थे जिन्होंने दरवाजा खोला, यहीं के लोग थे ना। राणा प्रताप भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत माता के लिए लड़ रहे थे, और मान सिंह वहां जलेबी खा के, रबड़ी खा के अकबर के लिए लड़ रहे थे। सच नहीं है क्या ये? और इस छोड़िए, ये वो लोग कहेंगे अमिताभ जी पुरानी बातों में चले जाते हैं, इल्जी खिलजी में, छोड़िए इल्जी खिलजी। ये जो अशोक भाई जो ब्लास्ट होता है ना, हमने वो दौर भारत में देखा एक पत्रकार के नाते, कि मैं कनॉट प्लेस में ही था जब कस्तूरबा वो 12 खंबा रोड पर ब्लास्ट हुआ था, और उस दिन दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, सरोजनी नगर में भी ब्लास्ट हुआ था, मैथिल साहब भी थे। वो ब्लास्ट करने वाले रावलपिंडी से पराठे और टिफिन लेके नहीं आए थे यहां ब्लास्ट करने, क्या? उनका पैसा था, उनका दिमाग था। यहीं के लोगों ने उनसे संपर्क साधा ना। यही बदमिजाज टहनियां हैं जिनकी ट्रिमिंग होती है। और एक बात कहता हूं, मैं उस दिन भी संसद भवन के अंदर था जिस दिन वाजपेयी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में जब सरकार चल रही थी, तो जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अशोक जी, पाकिस्तानी आए, 6 लोग जो मारे गए वो पाकिस्तान के ही थे, लेकिन उनको जो 16 लोगों ने मदद की वो यहीं के थे। राम भजो, वो यहीं के थे, प्रोफेसर थे एक तो, क्या, जिन्होंने पार्लियामेंट का नकली प्रवेश पास प्रिंट करा के गाड़ी पर चिपकवाया था। कौन लोग थे? उनके बारे में चर्चा नहीं करें, वो तो पाकिस्तानी नहीं थे। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि हर बात पर पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला दूं ना। पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया, यहां कौन हाथ है जो पाकिस्तान के हाथ को थाम लेते हैं? मैं उनकी खोज कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वो हैं। फैजाबाद में
बनारस में अशोक जी, वो आपका इलाका है पूर्वांचल, वहां जब बम विस्फोट हुआ थे, काशी में जो बम विस्फोट हुआ था, उसको क्या पेशावर वाले आए थे करने? नहीं ना। साइकिल किसकी थी और टिफिन किसका था? वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए समस्या पैदा करते हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि एक नहीं रहोगे तो कटोगे। और मैंने तो कह दिया, गुलदस्ता सुंदर रख रहे, भव्य रहे, टिकाऊ रहे, तो कैंची तो चलती ही है। कोई देश जंगल नहीं हो सकता। आखिरी बात फिर दोहराता हूं, देश उद्यान होता है, उद्यान ही होना चाहिए। उद्यान होगा तो कटाई भी होगी, छटाई भी होगी, खाद भी होगी, पानी भी होगी, धूप भी होगी, छांव भी होगी, तब देश देश रहेगा। धन्यवाद।